गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। कल जो हमने मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज उसमें हम लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। और कल जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, ये जो थ्योरी पढ़े थे, उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। तो कल हमने देख लिया था कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तक हमने देखा था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। एक बार और थोड़ा कंपोजिट नंबर समझ लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है ये देखते हैं पहले थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर हम देखे थे और हम पढ़े थे कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों। कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? कम से कम 3 गुणनखंड हो। गुणनखंड हो यानी कि मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो ऐसे जो भी नंबर्स होंगे जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, तो उन सारे नंबर्स को क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूं 1 की, तो 1 को हमने पढ़ा था कि ये यूनिवर्सल फैक्टर है। यूनिवर्सल फैक्टर है मतलब कि सारे नंबर में कॉमन मिलेगा। आप कोई भी 2 नंबर उठा के देख लो या कोई भी नंबर उठा के देख लो, उसमें 1 ना कहीं आएगा ही आएगा। अगर 2 की बात करें तो 2 के 2 फैक्टर होंगे, एक होगा 1 और दूसरा होगा 2। तो इसमें 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अब 3 की बात करें तो 3 के भी 2 फैक्टर देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा 1 और दूसरा मिलेगा 2। इसके भी 2 फैक्टर हो गए, 3 नहीं हुए, इसका मतलब कि ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। अब आगे देखें, अगर 4 उठाएं तो 4 के कितने फैक्टर देखने को मिलेंगे? एक मिलेगा 1, दूसरा मिलेगा 2 और तीसरा मिलेगा 4। यानी कि 4 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसके 3 फैक्टर हैं, या ये कह सकते हैं कि ये 3 संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो 4 क्या निकला? 4 हमारा 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये हमारा निकला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। अच्छा, 4 एक इवन नंबर भी है। 4 एक कैसा है? सम संख्या है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 4 क्या हो सकता है? 4 एक ऐसा नंबर हो सकता है जो इवन भी हो और कंपोजिट भी हो। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा।
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमने देख लिया। अब 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 5 तो होगा ही नहीं, 5 के 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 5 तो होगा नहीं। 6 के देखते हैं, 6 के कितने फैक्टर होंगे, एक 1 होगा, एक 2 होगा, दूसरा 3 होगा, चौथा 6 होगा। तो 6 भी एक क्या है, कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। ऐसे 7 के 2 फैक्टर होंगे, 1 और 7, तो ये भी नहीं होगा कंपोजिट नंबर, तो इसको हटा देते हैं। अब आते हैं 8 पे। 8 भी कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि 8 के कई सारे फैक्टर होंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। अब आते हैं ज़रा 9 पे। 9 को देखते हैं कि 9 क्या हो सकता है। 9 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, एक तो फैक्टर होगा 9 का 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, यूनिवर्सल फैक्टर है, तो 1 होगा। दूसरा होगा 3 और तीसरा होगा 9, तो इसके भी कितने फैक्टर हो गए, 3। तो ये भी नंबर हमारा कैसा होगा, कंपोजिट होगा, कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन 9 एक इवन नंबर भी है, सॉरी ऑड नंबर है। 9 कैसा है, एक ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। तो 9 अगर एक विषम संख्या है और ये कंपोजिट नंबर भी है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो वो होगा आंसर 4। और पूछता है कि सिंगल डिजिट में लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो वो होगा 9। या ये कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा, यानी कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो आंसर क्या होगा 9। दोनों ही केस में 9 आंसर आएंगे। 1 डिजिट का लास्ट नंबर है ये, जो कंपोजिट नंबर है, और ये ऑड नंबर भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या भी हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कि सिंगल डिजिट में सबसे लास्ट की कंपोजिट नंबर। तो ये हुआ कंपोजिट नंबर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपोजिट नंबर से आगे कि क्या होगा। तो हमने कल प्राइम नंबर पढ़ लिया था, आज कंपोजिट नंबर को हमने रिवाइज कर लिया। इन दोनों के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर, दोनों एक ही नाम है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर के पेयर होते हैं, इसमें कम से कम 2 नंबर होगा। जैसे कोई भी नंबर आप उठा लो, 2 और 3, ये 2 नंबर हो गए। तो इसमें कम से कम 2 नंबर होगा और उन दोनों नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। 1 के अलावा और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। और ऐसे जब भी आपको नंबर का पेयर दिखे, तो वो नंबर कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल क्या होगा, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 2 और 3 ले लेते हैं, जो हमने अभी लिया था, 2 और 3।
टू के टेबल में आता है और थ्री के टेबल में आता है, यानी कि इसका जो फैक्टर है या तो वो 1 होगा और या तो 2 होगा। और थ्री का फैक्टर क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। तो 2 और 3 ये कॉमन नहीं है दोनों में, ये कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो नंबर दोनों में इंक्लूड हो, दोनों में हो, तो दोनों में होने वाला कौन सा नंबर है, केवल 1 है। और हमने अभी बात किया था कि ऐसे नंबर को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे जिनके कॉमन फैक्टर क्या होगा, केवल 1 होगा, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो पेयर है 2 और 3 का, ये कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। ऐसे ही आप और नंबर ले सकते हैं, 4 और 5 ले लीजिए, ये भी को प्राइम नंबर है। 6 और 7 ले लीजिए, ये भी को प्राइम नंबर है। 31 और 32 ले लीजिए, ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। ऐसे ही 33, 34 ले सकते हैं आप, ये भी कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। कोई भी अगर कंटिन्यू आने वाले दो नंबर अगर आप लेते हैं तो वो दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब भी आप दो कंटिन्यू नंबर लेते हैं तो उसमें एक ऑड नंबर होता है और एक इवन नंबर होता है। ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। बाकी और किसी डिजिट से भले डिविजिबल हो, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा उन दोनों में, अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल है और दूसरा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उन दोनों में कॉमन फैक्टर हमेशा 1 मिलेगा आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे यही उठा लेते हैं, ये क्या है, ये लगातार आने वाले नंबर हैं, लगातार आने वाले नंबर, लगातार आने वाले नंबर, ये लगातार आने वाले नंबर है। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, 1। और हमने अभी बात किया कि जिस भी दो नंबर के, जिस भी पेयर का कॉमन फैक्टर 1 होगा, वो नंबर कैसा होगा, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप चाहें तो ऐसे बहुत सारे पेयर निकाल सकते हैं, कोई भी दो कंटिन्यू पेयर ले लीजिए, वो सबके सब क्या होंगे, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर क्या होंगे, ये देखते हैं। ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनमें 2 का डिफरेंस हो। अब कोई भी दो ऐसा नंबर ढूंढो जो प्राइम नंबर भी हो और उन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2। यानी कि दोनों के बीच का अंतर कह सकते हैं आप, अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर मिलेंगे, कौन कौन से नंबर मिलेंगे, वो देखते हैं कौन कौन से नंबर होंगे। तो एक नंबर मिलेगा हमें 3 और एक मिलेगा 5। 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो वो है 2। ऐसे ही एक और नंबर मिल जाएगा हमें, वो है 5,7। ये दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। ऐसे ही एक और नंबर मिलेगा जो होगा 11 और 13। ये दोनों ही नंबर क्या है, प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2।
ऐसे ही आपको बहुत सारे नंबर के पेयर मिल जाएंगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, और वो दोनों के दोनों नंबर कैसे नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे। जैसे एक और देख लेते हैं, 17 और 19, ये दोनों नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। और ऐसे नंबर मिल जाएंगे आपको जैसे 41 और 43, ये दोनों ही नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो ये होते हैं हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स या जुड़वा अभाज्य संख्याएं। यानी कि ऐसे नंबर के पेयर होंगे ये जो दोनों अभाज्य होंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2। तो ये है हमारे जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर प्लस साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे प्रीवियस ईयर में, या पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं या एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं उनमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस पे, इससे इस चैप्टर से, वो देखेंगे हम। नोट हो गया? चलिए, इस पे एक हम चाहे तो क्वेश्चन में देख सकते हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन वो कैसा होगा। अभी क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं इस पे। ये आज हम पूरी की पूरी शीट सॉल्व करेंगे। ये बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, और साथ में कुछ नए क्वेश्चन भी है जो अगले आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये देखिए, ये है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सबके सब एनटीपीसी में आए हुए हैं। ये ग्रुप डी का है, ऐसे ही ये एनटीपीसी का है। ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, और ये हैं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के क्वेश्चन है। ये सही नंबर है। ये जो नंबर है आपके, ये जो क्वेश्चन है, ये जिसे आप देख रहे हो, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का। ठीक है, तो ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे। तो बस और 2-3 हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने देख लिया को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, उसके बाद से ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं डेसिमल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल्स। डेसिमल्स नंबर यानी कि दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं।
दशमलव संख्याएं क्या होती हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। आप सबने कहीं ना कभी दशमलव संख्याएं देखी होगी। जैसे अगर ये नंबर है आपके सामने 1.25, 1.34, 3.67, 80, ऐसे जो नंबर्स होते हैं इन सबको क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर्स, यानी कि दशमलव संख्याएं। अभी देखते हैं कि दशमलव संख्या कितने तरह की हो सकती हैं। तो दशमलव संख्याएं 3 तरह की होती हैं। पहला होता होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी कि शांत दशमलव। दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। और तीसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ये हो जाएगा शांत पुनरावर्ती दशमलव। और ये हो जाएगा ये अशांत होगा, अशांत पुनरावर्ती दशमलव। और ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव। ये दशमलव में, डेसिमल्स में 3 नंबर्स होते हैं डेसिमल्स के। अब देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसे कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, ऐसा कोई दशमलव संख्या जो पॉइंट के बाद एक निश्चित अंक तक जाकर के समाप्त हो जाए, यानी कि दशमलव के बाद एक निश्चित अंक तक जाकर समाप्त हो जाए। अब ये क्या होगा? अशांत पुनरावर्ती दशमलव क्या होगा? इसमें दशमलव के बाद अंक खत्म नहीं होते हैं लेकिन रिपीट होते हैं। तो दशमलव के बाद अंक समाप्त न हो रहे हों लेकिन रिपीट हो रहे हों। इसमें तीसरा में है
यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। आपको लग गया नाम से ही अब समझ में आ गया होगा कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, यानी कि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अंक समाप्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन रिपीटिंग है तो अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये कैसा है, इसमें ना तो अंक खत्म होगा और ना ही रिपीट होंगे। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे जिनमें पॉइंट के बाद ना तो अंक खत्म हो रहे हों और ना ही अंक रिपीट हो रहे हों, तो वैसे नंबर्स को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल्स तो क्या होगा, एग्जांपल्स की अगर बात करें तो 1.25 या 1.37 या ये कह सकते हैं 3.14। ये जो नंबर्स हैं इसमें पॉइंट के बाद से एक फिक्स डिजिट तक जाके ख़त्म हो गए हैं। जैसे ये है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जाके ख़त्म हो गया है, और ऐसे ही ये जो नंबर है ये भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जाके ख़त्म हो गया है। इसमें आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं 3, 4, 5, 4 ऐसे करके। इसमें जो नंबर है पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक गए हैं लेकिन ये जाके ख़त्म हो गया है। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे उन नंबर्स को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब इसमें आते हैं एग्जाम्पल्स में कि इसके क्या होंगे एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है। इसका एग्जाम्पल्स अगर देखें तो क्या बोला गया है कि दशमलव के बाद अंक समाप्त न हो रहे हों लेकिन अंक रिपीट हो रहे हों। तो ये हमारे पास एक नंबर 5.656565 डॉट 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 ऐसे ये नंबर चलता जा रहा है। पॉइंट के बाद अंक खत्म नहीं हो रहा है लेकिन अंक क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे उनको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, यानी कि अशांत पुनरावर्ती दशमलव। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3.9595 सॉरी एक और यहाँ लगा देते हैं 956956956 डॉट डॉट। ये भी नंबर क्या है, ये भी नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, यानी अशांत पुनरावर्ती दशमलव है। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद इसमें अंक खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन अंक बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये देखिए ये है 956 और ये क्या है, ये भी 956 है। तो अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल्स को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। अब आते हैं इसका एग्जांपल देख लेते हैं। किसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल। इसमें क्या कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, यानी कि इसमें तो ना पॉइंट के बाद अंक खत्म होंगे और ना ही वो रिपीट होंगे। जैसे √2 की अगर आपको वैल्यू याद होगी कि √2 की वैल्यू क्या होता है, 1.414 डॉट डॉट ऐसे आगे बढ़ता है लेकिन वो अंक रिपीट नहीं होते हैं बार बार। तो ये जो नंबर्स है ये कैसा नंबर्स है हमारा, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ऐसे ही √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 ऐसे करके आता है आगे। तो ये जो नंबर्स हैं ये कैसा नंबर्स हैं, इसमें अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं लेकिन पॉइंट के बाद ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे उनको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, यानी अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था। अब कॉन्सेप्ट सारे ख़त्म हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये भी देखेंगे कि कुछ नए क्वेश्चन बेस्ड जो आगे के एग्ज़ाम में आ सकते हैं।
तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 3। अच्छा, एक चीज़ अभी समझ लेते हैं यहीं पे कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू पहले समझ लेते हैं। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? जैसे हमारे पास ये एक नंबर है 3 5 6 4 2 0 और इसमें कोई पूछे कि 2 की प्लेस वैल्यू बताइए कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो 2 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि 2 को लिखेंगे, फिर इंटू लिखेंगे और ये देखेंगे कि 2 कौन से प्लेस पे है, यानी कौन से स्थान पे आ रहा है। तो ये है यूनिट डिजिट और ये है टेंस प्लेस, यानी कि ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। तो दहाई का अंक है यानी कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20। तो इस नंबर्स में 2 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी 20। ऐसे अगर कोई 3 की पूछे तो 3 नंबर लिखेंगे 3 और ये देखेंगे कि उसके पीछे कितने नंबर और हैं। तो कितने नंबर हैं? तो 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5 0 लगा कर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर हमारा कितना बन जाएगा 3 और 5 0। तो ये हो गया इसका 3 का प्लेस वैल्यू। तो ये जो हमने निकाला है ये या ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये है प्लेस वैल्यू। अब हम देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। जातीय मान फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में वो नंबर खुद ही होता है और कुछ बात नहीं होती। जैसे हम बात करें इसमें 2 की, अगर कोई पूछे कि इस नंबर में बताइए कि 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 खुद ही हो जाएगा फेस वैल्यू, यानी कि वही नंबर है जिस नंबर का पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो सबका आंसर होगा 5। कितना होगा 5। 6 की बात करें कि 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगा 6। ऐसे ही अगर 4 की बात करें कि 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगा 4। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी
2 ही होगा, 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगा। यानी कि जब भी फेस वैल्यू की बात आएगी तो वो नंबर खुद ही फेस वैल्यू निकल के आएंगे, यानी फेस वैल्यू होंगे, जातीय मान वो नंबर खुद ही होंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि नंबर खुद ही होंगे। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा है, कि 315298 में 9 और 3 के जातीय मानों का अंतर क्या होगा। अभी हम पढ़े कि 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी। 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा। और इन दोनों का डिफरेंस अगर निकाले तो 9 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से। अच्छा, जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नोट हो गया, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या होगा, इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यूज ऑफ 8 एंड 5 इन द नंबर 817354। यानी कि जो संख्या है 817354, इसमें 8 और 5 के जातीय मानों का योग बताना है। योग मतलब कि सम। तो 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान 8 ही होगा। और पूछा है 5 का क्या होगा, तो 5 का भी 5 ही होगा। अब पूछा है कि इन दोनों को योगफल बताओ, यानी कि सम बताओ कितना होगा। तो 8 और 5 का सम कितना होता है, 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13। तो ये है हमारे क्वेश्चन, इतने छोटे छोटे हैं। तो यही होता है फेस वैल्यू। ठीक है, अभी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना कि फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू में जिस नंबर की प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी, उस नंबर के पीछे जितने डिजिट रहेंगे उतना ही जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 और उसके पीछे जीरो लगा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब भी फेस वैल्यू की बात आएगी तो किसी भी नंबर की फेस वैल्यू अगर बात करें तो वो नंबर खुद ही होगा। यही होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अगला देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 567589214। इस नंबर में जो 5 है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है कि वो कौन से प्लेस पे है, यानी प्लेस वैल्यू हमें बताना है। और ये क्वेश्चन कब का आया हुआ है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का है, इवनिंग शिफ्ट का। तो देखते हैं 5, पहले काउंट करते हैं कि 5 कहाँ पे है। ये है 5 के पीछे कितने डिजिट हैं। अगर हम इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लेस वैल्यू क्या आएगा, सबसे पहले तो 5 लिखेंगे और 5 के पीछे जितना जीरो होगा उतना जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है,
तो 1 और 7 0, तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। लेकिन इस फॉर्म में नहीं दिया है, ये दिया है इस फॉर्म में। तो इसको देखते हैं कि कैसे आएगा। ये है 5, ठीक है, और ये एक के पीछे कितने जीरो हैं, तो 3 और 4 7, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 10 और पावर 7, बहुत ईजी है। तो 5 इंटू 10⁻7 इसका क्या हो जाएगा आंसर। और ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 71624 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान पूछा है, नहीं प्लेस वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो जब भी प्लेस वैल्यू की बात आती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 7 और उसके पीछे जितने डिजिट रहेंगे उतना क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो 7 के पीछे कितने डिजिट हैं, तो 4 हैं, तो 4 0 लगा दीजिए, यही क्या हो जाएगा आंसर। आंसर क्या दिख रहा है, ये 7 और 4 0, ये है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे अंतर हो जाएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अंतर हमसे पूछ रहा है कि 516372 में 6 के स्थानीय मान, 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर बताइए, अंतर कितना होगा। यानी कि डिफरेंस बताना है किस में, पहले 6 की प्लेस वैल्यू में और फिर 6 की फेस वैल्यू में। तो हमें पता है कि 6 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू यानी जातीय मान क्या हो जाएगा, तो जातीय मान 6 खुद ही हो जाएगा। और प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू में देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, वो नंबर लिखते हैं जो हमसे पूछा है जिसका, और उस नंबर के पीछे कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पे हमें इस नंबर के पीछे 3 डिजिट दिख रहे हैं, 372, तो 3 0 लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया प्लेस वैल्यू। और जब ये प्लेस वैल्यू निकल गया, फेस वैल्यू निकल गया, तो अब हमसे पूछा है कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यानी कि अंतर कितना होगा। तो अंतर कितना होगा, 6000 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5994। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही आंसर है। तो ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2021 का, मॉर्निंग शिफ्ट का। इतने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी कहीं डाउट तो नहीं है ना, अगर किसी का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। बाकी ऐसा तो इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है जिस पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो आगे बढ़ते हैं फिर अगले नंबर की तरफ, और वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यही देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर का जो एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। फिर है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। कह रहे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर
इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो सही बात है। अभी हमने देखा था इसके पहले कि √3 या √2 ये दोनों ही नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। और जब भी हम इनका एक्सपेंशन करेंगे तो ये नंबर कैसे आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो इन्हें इसका मतलब कि ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। सबको पता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो आंसर होगा 2। ये हमने लिखवाया था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। सॉरी, ये पूछा है, हाँ यहाँ पे होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, डी का आंसर क्या हो जाएगा 2। आगे हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं, यानी कितने फैक्टर होते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा था कि किसी भी प्राइम नंबर में, आप कोई भी प्राइम नंबर उठा लो, उसमें कितने फैक्टर होंगे, बस एक 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं मिलेंगे। तो कितने फैक्टर हो गए, 1 और 1 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, छोटी अभाज्य संख्या। ये हमने पढ़ा था कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, वो होता है 11। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वो होता है 97। अब बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर कितना होगा। तो जब 97 में से 11 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, 97 माइनस 11, तो क्या निकलेगा, 7 में से 1 6 और 9 में से 1 8, तो आंसर कितना आएगा 86। 86 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पे। तो ये है, ये आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप ढूंढते रह जाओगे एग्जाम में कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या सबसे बड़ी कौन सी है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, 4 अंकों में सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, वो नंबर्स हैं। तो ये नंबर आपको 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे आपको नंबर ये क्या हो जाए, याद हो जाए। अब आते हैं, एक बार और समझ लेते हैं इसको, कहीं डाउट अगर होगा तो। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्याएं हैं उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो हमने देखा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो है 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी प्राइम नंबर 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो वो है 97, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो वो है 86। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। यही क्वेश्चन है बस। अब बढ़ते हैं आगे।
अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग क्या है। तो आप बताओ कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबका आंसर होगा 101। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या होता है? 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वो होता है 997। और इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 + 7 8 और 0 + 9 9 और 1 और 9 10। तो कितना आया? 1098, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। ठीक है, हो गया। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। ये देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में ढूंढते रह गए, लिखते रह गए कि हम लिख के चेक कर लेते हैं कौन से नंबर हैं 3 डिजिट में प्राइम, कौन से मतलब कौन से स्मॉलेस्ट है, कौन सा लार्जेस्ट है, तो आप एग्जाम में ढूंढते रह जाओगे तो तक पता चलेगा कि टाइम निकल गया। और ये जो क्वेश्चन है ये मात्र 10 से 20 सेकंड का ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड करना वेस्ट है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 997। तो जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1098। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया, 11 यहीं पे देख लेते हैं कि क्या है। 11 नंबर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट यानी कौन सा सही नहीं है। निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सही बात है, एक को हम प्राइम से तटस्थ रखते हैं और कंपोजिट भी नहीं है, यानी प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। और हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। आगे कह रहा है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये भी सही है। 0 भी क्या है? ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। आगे कह रहा है कि P × Q इज इवन, यानी कि P और Q का मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? इवन नंबर मिलता है। इवन नंबर यानी कि सम संख्या मिलती है। तो हमसे पूछा है, तो आगे कह रहा है कि देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। तो जो P और Q होगा अलग अलग, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? हमेशा इवन नंबर होंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि P और Q, अगर P और Q का मल्टीप्लाई करके इवन नंबर आया है तो P और Q सेपरेटली इवन नंबर ही हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें 2 और 5 का, 2 × 5 क्या होगा? 10। 10 कैसा नंबर है? 10 एक इवन नंबर है। लेकिन क्या 5 इवन नंबर है? तो आंसर होगा कि नहीं। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ऐसे ही और एक और एग्जांपल देख सकते हैं, 4 × 3। 4 × 3 क्या होगा? 12। 12 कैसा इन नंबर है? इवन नंबर तो है 12, लेकिन 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या है? सी, ये गलत है। डी कह रहा है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये भी सही है। डी भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि P और Q का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इवन तो आएगा,
लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि P और Q अलग अलग इवन नंबर ही हो। हमने एग्जाम्पल भी देख लिया कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है कि इवन नंबर है, लेकिन क्या 2 और 3 इवन नंबर है? 2 तो इवन नंबर है लेकिन 3 नहीं है। तो ये है, बहुत सारे आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि कौन कौन से सही होंगे। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, सही नहीं है। कह रहा है कि देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। कह रहा है कि केवल एक अंकों की 4 ही प्राइम नंबर हैं। कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर वो देख लेते हैं पहले। एक अंकों में 2, 3, 5, 7, 11। तो 11 तो 2 डिजिट का हो गया, तो 11 को नहीं काउंट करेंगे। तो कितने नंबर बच गए? 1, 2, 3, 4। तो सही है, 4 ही अंक है, 4 ही मिल रही हैं। एक अंकों की अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये भी सही है कि अनेक इनफाइनाइटली प्राइम नंबर होते हैं। अब कह रहा है कि अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ये भी सही है कि एक प्राइम नंबर में कितने फैक्टर होते हैं? बस 2 ही होते हैं। एक होता है 1 और दूसरा वो नंबर खुद ही होता है, यानी कि सेल्फ। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। आगे कह रहा है कि सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं। ये गलत है। कैसे? अगर हम प्राइम नंबर देखें तो प्राइम नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 2, 3, 5, 7, 11। तो कह रहे हैं कि इसमें जितने भी नंबर हैं सबके सब क्या है? ऑड है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 एक क्या है? इवन नंबर है। तो जितने भी हमारी प्राइम नंबर हैं वो सबकी सब ऑड नहीं है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ नीचे दिया हुआ है कि इसमें से कितने ऑप्शन गलत हैं। तो केवल एक ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड विच ऑफ देम आर करेक्ट। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और बताइए कि उनमें से कौन से कथन सही है। यानी कि इस पर क्या पूछा हमसे? करेक्ट, यानी कि सही है पूछा है। कह रहा है कि एवरी प्राइम नंबर इज ऑड नंबर। अभी हमने देखा कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड नंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्राइम नंबर में एक 2 भी आता है, और 2 कैसा नंबर है? 2 एक इवन नंबर है। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर्स इज ऑड। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स इज ऑड। कोई भी 2 प्राइम नंबर उठा लो और उसका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। हमारे पास प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5 और 7। हम उठाते हैं 2 और 3 को। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6। क्या 6 एक ऑड नंबर है? नहीं है। आप उठा लो 2 और 5 को, तो 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10। क्या 10 एक ऑड नंबर है? नहीं है। 2 और 7 को अगर हम उठाएं तो क्या आएगा? 14। क्या 14 एक प्राइम नंबर है? तो नहीं है। तो इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन क्या है? गलत। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ना तो एक और ना ही 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। तो निम्नलिखित में से क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता है? वो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे प्राइम नंबर लिख लेते हैं। काम मैक्सिमम कितना नंबर कितना है? 28 तक प्राइम नंबर जितने हैं लिख लेते हैं। तो क्या मिलेगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो ये तो होगा ही नहीं। तो ये हमारा ऐसे ही
ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा ख़त्म हो गया क्योंकि ये 28 से बड़ा है। अब देखते हैं क्या पूछा है। पहले पूछा है 6 आ सकता है किसी को ऐड करके। 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और अगर 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। 10 देखते हैं कितना नंबर लेना है, 2 नंबर लेना है। तो 2 नंबर ले करके क्या आ सकता है 10, तो आएगा 3 और 7। 3 और 7 मिलके क्या बनाएंगे 10 बनाएंगे, जो कि ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी तो सही है। अब बात करते हैं 28 की। 21 11 प्लस 17, 11 प्लस 17 मिलकर क्या बनाएंगे 28। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है सही है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं 14, तो ये भी सही होगा। 3 प्लस 11, 3 प्लस 11 कितना होगा 14। तो ये भी ऑप्शन क्या है सही है। तो हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन क्या होगा ए, 6 पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसको चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि 10 पॉसिबल है किस किस नंबर से, 3 प्लस 7 से 10 आ जाएगा, और 28 11 प्लस 17 से 28 आ जाएगा, और 3 प्लस 11 मिलके 14 बनाएंगे, लेकिन 6 पॉसिबल नहीं है, 6 पॉसिबल नहीं है, यानी कि सीधा कहे तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n कैसा है एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 ... और रूट n पे हमें विचार करना है कि रूट n क्या हो सकता है। ऑलवेज अ नेचुरल नंबर कह रहा है कि n की आप कोई वैल्यू उठा के रख लो, रूट n जो आएगा हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम 2 उठा के रखें तो क्या मिलेगा हमें √2, और √2 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। आगे कह रहा है कि ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ऑलवेज अ रेशनल नंबर, हमें पता है कि √2 एक कैसा नंबर है इरेशनल नंबर है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये कैसा नंबर हो गया इरेशनल नंबर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब कह रहा है कि ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, यानी कि हमेशा क्या होगा एक इरेशनल नंबर होगा। अगर मैं n की जगह पे 4 उठा के रख दूँ तो क्या मिलेगा हमें √4, और पता है सबको कि √4 की वैल्यू क्या होती है 2, और 2 एक कैसा नंबर है रेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर है। तो ये कैसा नंबर हो गया रेशनल, और इसमें क्या कह रहा है कि ये इरेशनल होगा, तो ये भी गलत हो गया। अगला है आइदर अ नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर, या तो नेचुरल नंबर होगा और या तो क्या होगा, या तो नेचुरल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा। ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या है सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, आइदर ए नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं आगे क्या होगा। आगे कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेस्पेक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स p एंड q। इंटीजर्स हैं p और q, तो 2 इंटीजर्स हो गया p और इंटीजर्स p और q, बोथ क्या है दोनों ही क्या है एक से बड़े हैं। तो विच आर रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है
रिलेटिवली प्राइम। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था कि रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है। कह रहा है कि बोथ पी एंड क्यू में बी प्राइम नंबर्स। ये हमने देखा था रिलेटिवली प्राइम में कि कोई भी दो ऐसे नंबर, यानी कि कोई भी दो ऐसे नंबर का पेयर, जैसे हम कोई भी दो नंबर उठा ले 3 और 4, तो दोनों ही नंबर क्या है, ये रिलेटिवली प्राइम है। क्योंकि रिलेटिवली प्राइम में क्या होता है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इनका जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। 1 से ज़्यादा इसमें कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता है। तो वही हमसे पूछा है कि अगर हम रिलेटिवली प्राइम नंबर लेते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि दोनों ही नंबर अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। हो सकता है ना। जैसे अगर हम ले लें 7 और 11, इनमें कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और दोनों ही नंबर ये क्या है, अभाज्य हैं, यानी कि प्राइम है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। अब कह रहा है आगे कि बोथ पी एंड क्यू में बी कंपोजिट नंबर्स। पी और क्यू दोनों ही भाज्य संख्याएं हो सकती हैं, ये भी सही है। आप कोई भी एक नंबर उठाओ, ठीक है, कोई भी दो नंबर उठा लो, दोनों के दोनों क्या हो, भाज्य हो। जैसे हमने एक लिया 9 और 10, दोनों ही नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनके 3 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे। लेकिन क्या ये दोनों नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो ये भी हमारा सही है कि दोनों के दोनों भाज्य संख्याएं हो तो सकती हैं, लेकिन बोथ पी एंड क्यू में भी कंपोजिट नंबर, यानी कि दोनों पी और क्यू क्या हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। आगे कह रहा है कि वन ऑफ पी एंड क्यू में बी प्राइम एंड द अदर कंपोजिट नंबर, ये भी सही है। हमने एक ले लिया प्राइम नंबर 11 और दूसरा ले लिया कंपोजिट नंबर 12। ये कैसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। और इनका HCF क्या मिलेगा, HCF मिलेगा हमेशा 1। तो ये जो नंबर है ये कैसा नंबर होगा, तो ये हो गया। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, D 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसकी हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है, हिंदी की फॉन्ट साइज में, फॉन्ट में। तो समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन ये। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। ये हमें बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। एक मिनट, सॉरी। यहीं पे देख लेते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स both greater than 2 इज डिविजिबल बाई 2। कह रहा है कि जब आप 2 से बड़ी कोई भी नंबर लेते हो, कोई भी नंबर आप लेते हैं, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। चेक करते हैं क्या सही है। 2 से बड़ी कौन से प्राइम नंबर है, 3 और 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 2। और जब हम 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और आंसर आएगा 1। तो पहले में तो सही हो गया। थोड़ा और एक दो देखते हैं कि क्या मिलेगा। अगर हम लेते हैं 19 और 17, दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। अगर दोनों ही प्राइम नंबर हैं
और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, और जब 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। मतलब कि ये जो आंसर है ये है ये सही है। और हमसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। वो आगे कह रहा है कि फॉर टू डिफरेंट इंटीजर्स m एंड अ प्राइम नंबर p, इफ p डिवाइड्स द प्रोडक्ट m into n then p divides either m और n। कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि आप कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, जैसे हमने इंटीजर्स लिया है m और n, और जब भी हम m और n को मल्टीप्लाई करेंगे और हम p से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने m और n का मल्टीप्लाई किया और p से डिवाइड किया और ये नंबर कट करके मान लीजिए कुछ q आ गया, तो ये कह रहा है कि इन दोनों में से कोई भी नंबर, या तो m में से या n में से, दोनों में से कोई एक नंबर p से ज़रूर डिविजिबल होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो यही बिल्कुल सही बात है। जैसे हम एक नंबर उठाते हैं 12 और 3 और हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो 12 3 क्या हो जाएगा 36 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि हमें एक नंबर मिल गया 9 तो नंबर मिल गया। तो क्या इन दोनों में से कोई एक नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है? कौन सा नंबर है 12। तो अगर हम 12 को m मान लें, 3 को n मान लें और 4 को p मान लें और जो q आया है 9, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर हम m और n का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जब p से डिवाइड करेंगे, अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब कि उन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर p से ज़रूर डिविजिबल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ अ प्राइम नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6n-1, n बीइंग ए नेचुरल नंबर, n कैसा नंबर है? एक नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है। देन इट इज़ अ प्राइम नंबर। कह रहा है कि एक नंबर है जो किस फॉर्म में है? 6n-1 के फॉर्म में है। तो ये जो नंबर होगा ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हमेशा कैसा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा। तो ये सही नहीं है। क्यों? आप चाहें तो वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। अगर हम चेक करें तो क्या मिलेगा हमें वो देखते हैं। अगर हम n की जगह पे 1 रखेंगे तो 6 × 1 - 1 क्या आएगा? 5 एक कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। ठीक है। अब अगर 6 की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 6 2 12 और 12 - 1 कितना आएगा? 11, यानी कि 11 भी एक क्या है? एक प्राइम नंबर है। ये भी ठीक है। अगर हम 6 की जगह पे 3 रखेंगे तो 6 - 3 यानी 6 3 18, 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17, और 17 भी क्या है हमारा? एक प्राइम नंबर है। ये भी ठीक है। 6 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे तो कितना आएगा? 6 4 से 24 और 24 में से 1 माइनस करेंगे तो 23 भी एक क्या है? प्राइम नंबर है। ये भी सही है। अगर हम 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे तो 6 5 जा 30 होता है, और 30 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 29, और 29 भी हमारा एक क्या है? प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। अब अगर आगे बढ़ेंगे 6 × 6 - 1 तो कितना आएगा? 35। क्या 35 एक प्राइम नंबर है? आंसर होगा नहीं। तो n के किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए, नेचुरल नंबर के लिए 6n-1 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी क्या है? गलत है। अब जब एक गलत मिल गया तो आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे आप पढ़ लेती क्या कह रहा है? 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है। कह रहा है कि केवल 3 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं लगातार यानी कंटिन्यू कि उनका डिफरेंस कितना है? 2 है। तो ये सही बात है। हमारे पास एक नंबर है 3, यहाँ लिखते हैं 3, 5 और 7। ये एक ही ऐसा पेयर है जिसमें डिफरेंस कितना है? 2 है, और तीनों के तीनों नंबर भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो यही हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, सी भी सही है। सॉरी, यहाँ डी होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ कर लीजिएगा।
तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, सही कौन सा नहीं है केवल? तो ऑप्शन नंबर सी। तो सी हमारा सही नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, यही क्वेश्चन करके हम आज वीडियो को यहीं रोकेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य है, यानी कि प्राइम है, प्राइम नंबर हमें बताना है। तो अगर हम 77 को देखें तो 77 7 के डिजिट 7 के टेबल में भी आता है। 7 × 11 क्या होता है? 77। तो ये तो प्राइम नंबर होगा ही नहीं, तो ये तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी 37 और 67, हाँ ये हो सकता है क्योंकि दोनों ही कैसा नंबर है, दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर है। 47 और 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 27 को लिख सकते हैं 3 × 9, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में 57 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 × 19, तो ये भी कैसा हो गया? एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया? बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो आज हम लेक्चर को यहीं रोकते हैं, फिर हम कल कंटिन्यू इसके आगे स्टार्ट करेंगे। और इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, किसी भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए। हम आगे सीजीएल का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सीएचएसएल का भी करेंगे, एमटीएस का भी करेंगे, उन सब में भी देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये जो सीरीज़ होने वाली है थोड़ी लंबी तो ज़रूर होगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगी। तो यही है आज की हमारी सीरीज, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं और फिर कल इसको स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।